Let us now discuss the most important part of this chapter, which is writing Newton's law's equation. न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में. कुछ और आए ना आए, इस चैप्टर में इतना जरूर आना चाहिए. तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन? इट इज द सेम इक्वेशन विच वी हैव लर्नड इन स्कूल, जो स्कूल में हर बच्चे को पता होता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स का मतलब क्या है? टोटल फोर्स. टोटल फोर्स ऑन अ मास. एक मास पे टोटल फोर्स कितना होता है? दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. जैसे ये कार है मेरे पास, इस कार पे मैंने फोर्स लगाया F. उस फोर्स के कारण इस कार के पास एक्सेलरेशन आएगा A. तो फोर्स ऑन द कार is mass of the car into acceleration of the car. Obvious. अब मान लो ये कार अगर बंद है, ओके, ये कार में कोई पेट्रोल नहीं है या इंजन बंद हो गया है फॉर वट एवर रीजन. अब इस पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, ओके. मान लो दो आदमी इस कार को खींच रहे हैं, तो एक आदमी F1 फोर्स लगा रहा है और दूसरा आदमी भी F2 फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में. एक आदमी लगा रहा है F1 फोर्स इन राइट डायरेक्शन ऑन द कार एंड दूसरा आदमी लगा रहा है F2 फोर्स इन द सेम डायरेक्शन. दोनों फोर्सेस राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ओके. तो व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन दिस कार? दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2. तो टोटल फोर्स ऑन द कार इज F1 प्लस F2. तो हमारा न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन क्या आएगा? टोटल फोर्स ऑन द कार इज इक्वल टू मास ऑफ द कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार. तो टोटल फोर्स इज F1 plus F2 is equal to mass of the car into acceleration of the car. So that is what I will write here. F1 plus F2 is equal to mass into acceleration. Okay. तो ऐसा इक्वेशन तब बनेगा जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे. If both forces act in the same direction, then the resultant force, the total force is the addition of two forces. अब हम लोग सेकेंड सिचुएशन लेते हैं जिसमें यही हमारे पास कार है. एक आदमी फोर्स लगा रहा है F1, दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है F2. इस कार का मास है M. तो दिस विल बी अ सिचुएशन लाइक दिस. कार का मास M, F1 फोर्स राइट में लग रहा है, F2 फोर्स लेफ्ट में लग रहा है. अब सपोज F1 फोर्स का वैल्यू है 1 न्यूटन, F2 फोर्स का वैल्यू है 2 न्यूटन. ओके, तो कौन सा फोर्स ज्यादा है? F2 ज्यादा है या F1 ज्यादा है? ऑफ कोर्स F2 ज्यादा है. तो कौन आदमी जीतेगा? इस कार को दो आदमी खींच रहे. कार को दो आदमी खींच रहे. एक 2 न्यूटन से पीछे की ओर खींच रहा है, एक 1 न्यूटन से आगे की ओर खींच रहा है. तो कार कहां जाएगा? ऑफ कोर्स पीछे. जो ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ कार जाएगा. ये 2 न्यूटन से खींच रहा है तो कार पीछे के डायरेक्शन में आएगा. तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? पीछे के डायरेक्शन में. तभी तो कार का एक्सेलरेशन पीछे. नेट फोर्स पीछे है क्योंकि कार का F2 फोर्स ज्यादा लग रहा है जो कि पीछे के डायरेक्शन में. F1 फोर्स कम है. जैसे प्रैक्टिकली अगर देखें तो कार को मैं यहां से खींच रहा है ज्यादा फोर्स से, यहां से खींच रहा है कम फोर्स पे. तो ये F2 फोर्स 2 न्यूटन ज्यादा है, F1 फोर्स 1 न्यूटन कम है. तो ये कार कहां जाएगा? पीछे के डायरेक्शन में. नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स विल बी सबट्रैक्शन बिकॉज दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में. F2 माइनस F1 नेट फोर्स होगा. F2 माइनस F1. नेट फोर्स कितना आएगा? 2 पीछे 1 आगे. तो ओवरऑल नेट फोर्स आएगा 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन विच इज F2 माइनस F1. तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन. ये कब होगा? जब कार पीछे जा रहा है. दैट इज व्हाट वी विल सी इन दिस डायग्राम. ये हम लोग का मास है, ओके, और मास F2 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है. अगर नेट फोर्स ये 2 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है,
तो कार कहां जाएगा, पीछे या आगे? ऑफ कोर्स कार विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कार का एक्सेलरेशन पीछे होगा। तो कार का एक्सेलरेशन पीछे माना, तो व्हाट विल बी द सिचुएशन, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यही केस हम लोग देख रहे हैं यहां पे, जब एक्सेलरेशन पीछे है तो नेट फोर्स क्या है, F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं जिसमें F1 फोर्स ज्यादा है। मान लो F1 का वैल्यू 10 न्यूटन हो गया, F1 का वैल्यू एग्जांपल के लिए 10 न्यूटन हो गया, और F2 का वैल्यू मान लो 2 न्यूटन ही है। तो इन दैट केस नेट फोर्स कहां होगा, 10 न्यूटन आगे लग रहा है, 2 न्यूटन पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स आगे होगा और कार का एक्सेलरेशन आगे होगा। तो इट विल बी अ सिचुएशन लाइक दिस। ये देखो F1 फोर्स जो कि आगे के डायरेक्शन में 10 न्यूटन है और पीछे के डायरेक्शन में 2 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन आगे 2 न्यूटन पीछे, तो ओवरऑल फोर्स कितना होगा, 10 माइनस 2 8 न्यूटन। तो F1 माइनस F2, तो ओवरऑल कार कहां जाएगा, आगे। देखो एक हाथ से मैं यहां ज्यादा खींच रहा है, एक हाथ से कम खींच रहा है, तो ओवरऑल कार वहां जाएगा, तो एक्सेलरेशन राइट में होगा। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द नेट फोर्स, 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन विच इज F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग ने 3 केस समझा। एक केस, फर्स्ट केस जो हम लोग ने देखा था, दोनों फोर्सेस आगे के डायरेक्शन में थे, F1 भी आगे F2 भी आगे। ओके, तो इन दैट केस नेट फोर्स क्या है, F1 प्लस F2 टुवर्ड्स राइट। तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्सेस ऐड होंगे। सेकेंड केस हम लोग ने क्या देखा, सेकेंड केस में F1 फोर्स, सेकेंड केस था F1 फोर्स आगे F2 फोर्स पीछे, F2 ज्यादा है F1 कम है, तो नेट एक्सेलरेशन कहां होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेशन पीछे होगा। नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1, तो नेट फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। और अगर उल्टा केस हो गया, F1 ज्यादा है F2 कम है, लेट अस से F1 का वैल्यू है 10 न्यूटन, F2 का वैल्यू है 2 न्यूटन, तो ओवरऑल एक्सेलरेशन कहां होगा, 10 न्यूटन ज्यादा है 2 न्यूटन कम है, तो एक्सेलरेशन आगे होगा, एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट। एक्सेलरेशन कितना होगा, A। ओके, तो एक्सेलरेशन ये होगा, नेट फोर्स आगे है 10 न्यूटन ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या आएगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक केस में अगर F2 ज्यादा है तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा केस F1 ज्यादा है F2 कम है, तो इक्वेशन आएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। So that is how we will write the Newton's law equation if the two forces are in opposite direction. तो अब न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन कैसे लगाना है वो समझ में आया। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो फोर्स बड़ा है। इस केस में एक्सेलरेशन आगे है, एक्सेलरेशन आगे है, तो आगे का फोर्स बड़ा होगा, तो F1 बड़ा होगा। तो इसलिए व्हाट इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आगे है तो आगे का फोर्स बड़ा होगा, तो मतलब F1 बड़ा होगा, तो बिग फोर्स F1 माइनस स्मॉल फोर्स F2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। केस 2, अगर F2 बड़ा है तो उस केस में एक्सेलरेशन पीछे होगा, तो एक्सेलरेशन पीछे है तो कौन सा फोर्स बड़ा है, F2। तो एक्सेलरेशन पीछे है तो F2 फोर्स बड़ा है, माइनस छोटा फोर्स F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो वेरी वेरी इजी हाउ टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इक्वेशन। थोड़ा सा सोचो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस एंटायर चैप्टर। अब हम लोग टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, टेंशन फोर्स को कैसे यूज करना है। तो एज यू रिमेंबर,
टेंशन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स थे? टेंशन एक्ट्स इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में टेंशन रहता है, ओके। टेंशन एक्ट्स इन अ स्ट्रिंग। सेकंड पॉइंट, टेंशन एक्ट्स सो एज टू पुल। थर्ड पॉइंट, टेंशन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ पॉइंट, टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये पूरा एक ही रस्सी है, तो इस पूरे रस्सी में टेंशन फोर्स का वैल्यू सेम होगा। टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब हमारे पास दो मासेस है यहां पे। लेट अस से इस डायग्राम के हिसाब से सोचा जाए तो ये सिचुएशन ऐसा है, ये हमारा पुली, ये हमारा रस्सी, और ये हमारा मासेस M1 एंड M2। M1 बड़ा है या M2 बड़ा है? ऑफ कोर्स M1 बड़ा है। एज वी सी फ्रॉम दिस डायग्राम, M1 बड़ा है, M2 छोटा मास। तो अगर ऐसा है सिचुएशन, तो M1 अगर बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, इसीलिए M1 देखो नीचे है, ऐसे नीचे जा रहा है, और M2 नीचे नहीं जाएगा, ओके। तो देखो पहले सिचुएशन ऐसा था, स्टार्टिंग में दोनों सेम लेवल पे, फिर M1 का वजन ज्यादा है, M2 का वजन कम है, तो M1 अपने वजन के कारण नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ, और M2 ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन A के साथ। तो ऐसा सिचुएशन होगा हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस डायग्राम। ये हमारा पुली, पुली को ऊपर सपोर्ट दिया हम लोग ने। अब दो मासेस हम लोग ने रस्सी से कनेक्ट कर दिए। ये ब्लू कलर में जो दिखाया है वो एक रस्सी है। M1 एक मास है, M2 दूसरा मास है। M1 ज्यादा बड़ा बनाया है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, M2 छोटा बनाया है, उसका वजन हम लोग मान लेंगे कम है। तो व्हाट वी विल से, वी विल अज्यूम M1 इज ग्रेटर देन M2, ओके। तो अगर ऐसा है तो उस केस में M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर आएगा विथ एक्सेलरेशन A। अब हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं विच इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। वी विल मेक अ डायग्राम नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग? तो ये देखो, ये हमारा सिस्टम है, ये M1, ये M2, M1 नीचे जा रहा है, ओके। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग? डायग्राम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो मास का बात कर रहे हैं उतना ही हम लोग दिखाएंगे। M1 का बात कर रहे हैं तो हम लोग डायग्राम में सिर्फ M1 दिखाएंगे, और M1 के ऊपर क्या है? रस्सी, तो वो हम लोग नहीं दिखाएंगे। उस रस्सी में कौन सा फोर्स है वो हम लोग दिखाएंगे। इन द फ्री बॉडी डायग्राम वी विल मेक ऑल द फोर्सेस एंड ऑल्सो शो द एक्सेलरेशन। तो हम लोग ने M1 बनाया, M1 पे एक टेंशन फोर्स है जो कि पुल कर रहा है, तो पुल मतलब ऊपर, तो टेंशन फोर्स कहां होगा? M1 पे ऊपर के डायरेक्शन में। टेंशन विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा M1 पे? उसका खुद का वजन जो कि नीचे है, M1G वजन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन M1, M1G नीचे। और तीसरा बात, इस M1 का वजन ज्यादा है इसीलिए इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो एक्सेलरेशन ए नीचे भी हम लोग दिखाएंगे। ऐसा ही हम लोग M2 मास के लिए भी करेंगे। तो लेट अस डू दैट एनालिसिस। M1 मैंने बनाया, तो ये M1 रहा हमारा। इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं? M1 के ऊपर रस्सी है। अब रस्सी में फोर्स होता है कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन एक्ट सो एज टू पुल, तो पुल करने के लिए M1 को पुल करना है। M1 को पुल करना है तो फिर टेंशन फोर्स कैसा दिखाएंगे हम लोग? M1 को पुल करने के लिए हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऊपर। तो M1 पुल करना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऊपर। पुल द लॉक, ऊपर। ये पुश होगा नीचे के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में पुल होगा। तो पुल M1 मतलब ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होगा। तो इसीलिए M1 पे मैंने ऊपर फोर्स दिखाया है, टेंशन फोर्स विच इज एक्टिंग सो एज टू पुल M1। दूसरा, M1 का खुद का वेट विच इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां खींचता है? नीचे के डायरेक्शन में। ये बहुत बार हम लोग ने एग्जांपल लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो वो नीचे जाता है, क्योंकि अर्थ हमेशा चीजों को नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इसीलिए द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ which is the weight of the body will be in downward direction always। तो इसीलिए M1G हम लोग ने नीचे दिखा दिया। अब M1 का वजन ज्यादा है तो इसीलिए M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर आएगा। तो M1 नीचे आएगा A एक्सेलरेशन के साथ, तो M2 ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन के साथ।
जिस रेट से M1 नीचे आ रहा है उसी रेट से M2 ऊपर जाएगा। तो इसका M1 का एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया नीचे A, M2 का एक्सेलरेशन मैंने दिखा दिया ऊपर A। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा मास M2 का। तो दिस इज अवर सेकंड मास M2 जो कि मैंने यहां नेल कटर दिखाया। तो अभी इस नेल कटर के ऊपर क्या है, M2 मास के ऊपर क्या है, रस्सी। तो रस्सी हमेशा क्या करता है, रस्सी में टेंशन फोर्स होगा और टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सो एज टू पुल। तो पुल द नेल कटर, ऊपर करेंगे हम लोग, पुल मास M2 ऊपर करेंगे हम लोग। ये पुश होता है, ये पुल होता है, पुल मतलब ऊपर। तो इसीलिए M2 मास का जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो M2 के ऊपर रस्सी है और रस्सी में टेंशन फोर्स है। टेंशन का डायरेक्शन पुल करने के लिए होता है, पुल M2 मतलब ऊपर, मतलब टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में। अब टेंशन इन वन स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो अगर यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T ही होगा। तो यहां T तो यहां भी T। अब M2 का वजन कहां होगा, always the weight acts in vertically downward direction because the gravitational pull of earth is always in vertically downward direction। चाहे मैंने अभी कार फेंका, वो कहां गया, नीचे। मार्कर भी फेंक दूं तो कहां जाएगा, नीचे। कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो नीचे ही जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो वो नीचे ही जाएगा उसके वजन के कारण। तो M2 का वजन भी नीचे है, M2g। टेंशन ऊपर, M2g नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर। So these are the free body diagrams of M1 and M2 respectively। अब डायग्राम बनाने आ गया तो हो गया। अब न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लगाना तो बहुत ही आसान है। बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारा न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन है। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखो, कौन सा फोर्स बड़ा है। जिस डायग्राम में उस बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है, ये देखो एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा। सोचो, अगर मान लो ये हम लोग ने फिर से पुली मास सिस्टम लिया, तो हम लोग का दो मासेस है, एक M1 और M2 हम लोग ने दोनों बना दिया यहाँ पे। ओके, तो वी हैव वन मास विच इज लेट अस से M1, अनदर मास विच इज M2 कनेक्टेड टू अ पुली। M1 का वजन ज्यादा है तो ये नीचे एक्सेलरेशन करेगा A के साथ, A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो ये नीचे जा रहा है, ये देखो, ये जो M1 वजन है ये नीचे जा रहा है, तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा। तो नीचे का फोर्स मतलब M1g, M1g फोर्स ज्यादा होगा। तो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, M1 का। तो इधर मास के बदले क्या लिखना है, M1। अब कौन सा फोर्स बड़ा है, नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स बड़ा है। तो नीचे का फोर्स बड़ा है मतलब कौन सा फोर्स बड़ा है, M1g। तो बिग फोर्स के जगह पे हम लोग ने लिखा M1g। स्मॉल फोर्स कौन सा है, ऊपर वाला जो हार गया, टेंशन। और मास बॉडी का कितना है, M1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, A। तो दिस इज न्यूटन्स लॉ इक्वेशन नंबर 1। Now coming to Newton's law equation number 2। M2 मास के लिए देखो, M2 मास कहां जा रहा है, ऊपर। ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन। तो बिग फोर्स कौन सा है, टेंशन। माइनस स्मॉल फोर्स कौन सा है फिर, M2g इज इक्वल टू मास, कौन सा मास है इधर, M2 इंटू एक्सेलरेशन A। तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, T माइनस M2g इज M2a। तो वही मैंने यहां लिखा है, T माइनस M2g इज M2a। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, टेंशन का वैल्यू कितना है, तो वो अब हम लोग निकालेंगे। This is equation number 1, I am writing here. This is equation number 2, I am writing here. ये equation number 1, ये equation number 2 मैंने as it is लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें हम लोग, if we add these two equations, तो माइनस टी और प्लस टी कैंसल हो जाएगा। What we will get is
m1g minus m2g, m1g minus m2g is equal to m1a plus m2a, m1a plus m2a. सिंपल मैथ्स है. देन टेक g कॉमन ले लिया तो m1 माइनस m2 इंटू g, यहां से a कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 इंटू a, एंड वी गेट अवर फर्स्ट आंसर विच इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ये m1 प्लस m2 नीचे लेके जाओ तो एक्सेलरेशन a का वैल्यू आ जाएगा. a इज m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज हाउ वी फाइंड एक्सेलरेशन. अब टेंशन कैसे निकलेगा? तो टेंशन के लिए टेक इक्वेशन नंबर 2. देखो जो हमारा इक्वेशन है तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा? t विल बी इक्वल टू m2a प्लस m2g. तो t का वैल्यू क्या है? m2a प्लस m2g. तो ये t का वैल्यू हमें पता है, लेकिन अब तुम बोलोगे यहां पे a का वैल्यू हमें नहीं पता. तो a का वैल्यू हम लोग ने अभी निकाला कि नहीं? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a. तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. देन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंपल मैथ्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है m2 स्क्वायर g माइनस m2 स्क्वायर g कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या? m1 m2g प्लस m1 m2g विच इज 2m1 m2g, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? m1 प्लस m2. So that is how we find the value of tension and acceleration for a simple single pulley system with two masses. अब ये पुली में और भी केसेस होते हैं. टू पुली सिस्टम भी होता है. देन वी हैव अ पुली विच इज रोटेटिंग पुली. तो वो सब बात का बात है. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन वी हैव अ पुली लाइक दिस इन विच वी हैव टू मासेस m1 एंड m2. दो मासेस है हमारे पास, m1 एंड m2. ओके, सो दिस इज मास नंबर m1 एंड m2. ओके, दो मासेस है. तो अगर मान लो दोनों स्टार्टिंग में सेम लेवल पे है तो हम लोग यहाँ पे पुली घुमा नहीं रहे, सिर्फ ये रस्सी स्लाइड हो रहा है. यहाँ पे रस्सी स्लाइड हो रहा है, और स्लाइडिंग मोशन के कारण ऐसा m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर आएगा. तो वैसे सिचुएशंस के लिए दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ इक्वेशन एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन and the value of tension in the string. So understand this fully, only then move to the